हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं रियल एनालिसिस। कोर्स चल रहा है हमारा रियल एनालिसिस का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रीलिम्स ऑफ सेट्स देखा था। इस वाले लेक्चर में हम लोग प्रीलिम्स ऑफ सेट्स का ही सेकेंड वाला पार्ट देखेंगे। और लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको पावर सेट के बारे में जानकारी दी थी, तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन आप करिएगा। पावर सेट, देखो लिखने में एरर हो गया था। जैसे मान लेते हैं कोई एक सेट है आपके पास 1, 2 और 3। अगर मैंने बोला कि इसका पावर सेट बनाइए तो इसका पावर सेट होता है नल सेट। यहां पे मैंने ब्रैकेट दे दिया था, तो वो ब्रैकेट मत देना, सिर्फ 5 लिखना, ये नल सेट है। इसके अलावा सिंगलटन 1 आएगा, सिंगलटन 2 आएगा, सिंगलटन 3 आएगा, फिर 1, 2 का पेयर बनेगा, 1, 3 का पेयर बनेगा, 2, 3 का पेयर बनेगा और 1, 2 और 3 आ जाएंगे। ये पूरा का पूरा है। मिस्टेक कहां हुई थी, मैंने ये दे दिया था, तो ये चीज नहीं देना है आपको, ब्रैकेट नहीं देना है। इसका क्या लिखना है, ये लिखना है। तो इसको आप करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इसमें लिखो नंबर 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। मान लेते हैं लेट कैपिटल A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स। then the set of all ordered pairs, then the set of all ordered pairs AB where small a belongs to capital A। सारे ट्रेन को लेक्चर के टाइम में जाना होता है। and small b belongs to capital B is called the Cartesian product of A and B, and is denoted by A क्रॉस B। तो A क्रॉस B जैसे लिखते हैं ना, तो ये बताता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंबल, नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन सारा चीज हम लिख के ही कराएंगे, बहुत टाइम लगेगा। डोंट वरी, रियल एनालिसिस का एक कोर्स बनेगा, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बनेगा। जो भी एग्जाम के लिए जो भी पढ़ रहे हो रियल एनालिसिस, जिसको अच्छे से डीप में समझना है वो यहां से सीख ले। एक बार बनाएंगे लेकिन पूरी तरह से एक एक चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा। इसलिए हम बता दे रहे हैं पहली बार की, मतलब बार बार बता देते हैं। अगर आपको हड़बड़ी है, आपका समय नहीं है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं सर सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स के पास समय नहीं होता, टाइम का कॉन्स्टेंट होता है, हमें तो ये भी करना होता है ना, इतना बड़ा बड़ा इस तरह से मत किया करो सर, क्विक कराया करो, क्विक एकदम इस तरह से उड़ा दिया करो। तो हम नहीं उड़ा सकते, सॉरी। आप कहीं जाइए, क्रैश कोर्स वगैरह कुछ कुछ करिए, लेकिन हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बताएंगे। इसके साथ कोई चीटिंग नहीं की जाएगी। इट्स अ बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, तहलका मचा हुआ है। यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारे कोर्सेस खोजे, कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का नहीं मिला, सब बुकिश लैंग्वेज वगैरह वो सब चीज कर रहे। एनीवेज, हम जो करेंगे बुक का लैंग्वेज तो रहेगा ही साथ इसको समझ करके आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाया जाएगा। जैसे आप मैथ्स को यूज करना जानते हो,
उसी तरह बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत नहीं होती, आप इंटीग्रेट कर लेते हो, डिफरेंशिएट कर लेते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हो, मैथ्स के साथ गेम खेल लेते हो। लेकिन बात जब भी आती है रियल एनालिसिस की, तब वहां फिर हो जाता है क्या, थ्योरम्स है, थ्योरम्स है, थ्योरम्स है, याद करो जाओ। नहीं, वैसा नहीं करना, आपको समझ के करना है। तो जिसे समझना है रियल एनालिसिस काफी अच्छे से डीप से, वो प्लीज रहे बने हमारे साथ, वरना आप चले जाएं। हम स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहे हैं, बाद में मत चिल्लाना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्मेट में। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास सेट ए है, वैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, सेट ए आपको दिया हुआ है 0,1 और सेट बी है 2,5। अगर मैं बोलूं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, तो बोलेंगे A क्रॉस B इज इक्वल टू, ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, एक बार 0, 2 का पेयर बनेगा, फिर 0, 5 का पेयर बनेगा, फिर 1 और 2 का पेयर बनेगा, फिर 1 और 5 का पेयर बनेगा। परफेक्ट, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं बोलूं सेट A इज नथिंग बट रियल नंबर्स, सेट B इज ऑल्सो नथिंग बट रियल नंबर्स। तो अगर मैं A क्रॉस B अगर करूं, तो ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। क्या बन गया, ये पढ़े हो, देखा हुआ लग रहा है, R2 R3, ये आपका 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन प्लेन। सो दिस रिप्रेजेंट्स यूक्लिडियन प्लेन। R3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, R4 4 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस एंड सो ऑन। अगर हम इसको जनरल सेंस में लिखें, एक लाइन में अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, तो हम लिख सकते हैं A क्रॉस B इज इक्वल टू नथिंग बट सेट ऑफ A, B such that small a belongs to capital A and small b belongs to capital B. Small a belongs to capital A and small b belongs to capital B. ये बात रही कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स के अलावा अगर हम बताएं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, दो से अधिक अगर हो गए, तो लिखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट of a finite number of sets, a finite number of sets। आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं। फॉर एग्जांपल लेट A1 A2 A3 करते करते AN तक जाएंगे, B N empty sets, N empty sets। तो आप लिख सकते हो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स AI, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स AI जैसे मैंने लिखा, इसको पूरी तरह से जनरलाइज कर दिया। I के जगह पे 1 2 3 4, मतलब A1 A2 A3 A4 इस तरह से करते इतने कलेक्शन ऑफ सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय क्या करना है, क्रॉस लगा के मल्टीप्लाई। सो A1 A2 A3 करते चले जाइए AN तक, या फिर अगर आपको पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिखना है तो प्रोडक्ट के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल पाई यूज करते हैं। किसका, AI, कहां से कहां, I इज इक्वल टू 1 से लेकर के N तक। तो ये जो सिंबल लिखा है ना, समेशन का मतलब होता है सबको ऐड कर देना, पाई का मतलब होता है सबको मल्टीप्लाई कर देना। तो पाई AI I इक्वल टू 1 से N
इस कंडेंस्ड फॉर्म को जब आप एक्सपैंड करोगे तो इसका मतलब होता है सबको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज डिफाइंड, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स इज डिनोटेड बाय दिस एंड डिफाइंड बाय, जैसे कैपिटल पाई ए आई आपने लिखा, i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक अगर जा रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये n एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे 1 से लेके n तक गए हो तो आपको a1 से लेकर के an तक जाना है और सबका ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। तो a1, a2 करते करते कहाँ तक, an तक आना है। an आ गए, फिर सच दैट ai जो है ये बिलोंग करना चाहिए आपके ai से, और 1 जो है लेस देन i लेस देन n। तो n i की जो वैल्यू है वो 1 और n के बीच में लाई करनी चाहिए। यहां पे ये वाला जो सेट है इसको बोला जाता है n ऑर्डर्ड टपल, इस चीज को बोला जाता है n ऑर्डर्ड टपल। वो a1 a2 रहेगा तो 2 ऑर्डर टपल, 3 ऑर्डर टपल, 4 ऑर्डर टपल एंड सो ऑन। इसका एग्जांपल देखो, आपके पास एक सेट है, पहला एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास सेट है a1 इज इक्वल टू 1 2, a2 इज इक्वल टू 7 8, हम अलग अलग लिख रहे हैं ताकि क्लैरिटी रहे आपको, 0 4, इस तरह से आपने लिख लिया a1 a2 a3। अगर मैं बोलूं आप फाइंड करिए कैपिटल पाई ए आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक जाओगे, 3 तक जाओगे, तो इसका फिर से क्या, हमेशा बार बार लाइन कटेगा और मुझे वीडियो पॉज करके फिर से ऐड करना पड़ेगा। ब्रेक टाइम। लाइन कटा, डिस्टरबेंस, मेरे को फिर से लिखना होगा। देखो एग्जांपल आपको दे रहे थे नंबर 1 में कि a1 सेट अगर आप कंसिडर करते हो 1 2, a2 सेट अगर मानते हैं 7 8, a3 सेट को लेट्स से 0 4, और आपको बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, कितने सेट्स है, 3 सेट्स है, तो 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो शॉर्ट में लिखोगे कैपिटल पाई ए आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के 3 तक जाना है, तो इसका मतलब ही होता है कि a1 इंटू a2 इंटू a3 होता है, और इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखोगे तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। जैसे a1 से लेके an तक था तो आपका n ऑर्डर्ड टपल बनता था, a1 से लेके a3 तक है मतलब 1 से लेके 3 तक है तो 3 ऑर्डर्ड टपल बनेगा, तो 3 एलिमेंट्स के पेयर बनेंगे। 1 7 0, तो एक बन गया है 1 7 0, ये एक ऑर्डर टपल बन गया, 3 ऑर्डर टपल बना। फिर 1 7 0, फिर 1 7 4 लिख सकते हैं हम, सो 1 7 4। इसके अलावा और थोड़ा सोचो तो 1 7 0 1 7 4, परफेक्ट। 1 8 0 1 8 0 1 8 4 1 8 0 और 1 8 4 हो गया। और क्या हो सकता है, 1 7 के साथ कर दिया, 1 का 7 के साथ 0 4 भी कर दिया, 1 का 8 के साथ इस तरह से भी कर दिया। अब देखो अगर इस तरह से आपको कंफ्यूजन है ना तो बेटर है कि आप ट्री बना लीजिए। ट्री आप कैसे बनाओगे, जैसे आपके पास है यहाँ पे क्या है 1 2 7 8 0 4, 1 2 7 8 0 4 ये है। अब इसका ट्री बना लो। एक तो बन सकता है कि 1 7 0, तो आपने लिख दिया 1 7 0, फिर एक 1 7 4 आ जाएगा तो इससे आप लिख सकते हो 1 7 4, परफेक्ट, नो डाउट। फिर और क्या लिख सकते हैं 2 7 0, तो यहाँ पे 2 7 0 आ जाएगा, फिर 2 7 4, तो यहाँ पे 2 7 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने किया 1 7 0 1 7 4, ठीक है, फिर 2 7 0 2 7 4,
परफेक्ट, डन। इसके बाद 180, ऐसे जाओ, 180 184 280 284 280 284, कोई तो छूटा नहीं, कोई मिस भी नहीं हुआ। 270 274 280 284 170 174 180 184, बस डन 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 डन। तीन की चीज आपने कर लिए हैं ऑलरेडी पैक्ड, तो आप लिख चुके हैं, यहाँ पे डाल दीजिए इसको। 170 174 170 हो गया, 174 हो गया, फिर 180, फिर 184 क्या बचा है 270, तो लिखेंगे हम 270, फिर 274 270 274 280 284 280 और 284, मतलब जितने आपके पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं वो सब के सब आपको इसमें लिखने हैं। तो ऑर्डर्ड 3 टपल ये बन चुका है आपके पास, क्लियर है। सेकेंड एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपको बोलूं a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ये सारे के सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, तब इस केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज दिस a इंटू बी इंटू सी, तो आप बोलोगे सर r इंटू आर इंटू आर, मतलब R3। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे वो यूक्लिडियन प्लेन रिप्रेजेंट करता था और ये यूक्लिडियन स्पेस रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज यूक्लिडियन स्पेस, इसका नाम क्या है यूक्लिडियन स्पेस, क्योंकि 3 डायमेंशन है तो प्लेन नहीं रहा, स्पेस बन चुका है। परफेक्ट, तो ये था कुछ बातें आपके कार्टेशियन मतलब सेट थ्योरी से रिलेटेड। फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, मॉडर्न अलजेब्रा में भी पढ़ा, कैलकुलस में भी पढ़ा, रियल एनालिसिस में भी पढ़ना है, तो इसीलिए आपने जो कुछ भी पढ़ा है तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ ही लीजिए। हेडिंग लिखिए फंक्शंस, फंक्शंस। और याद करो वो दिन जब मैंने आपको गलत कराया था और गलत करा करके आपको पढ़ाया था 4 तरह के मैपिंग्स, याद है कि नहीं। गलत कराया था पहले, देखे होगे पहले, उसके बाद फिर गलत करा करके फिर आपको करेक्ट कराया था, क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्लंडर पूरे कंट्री में हुआ है, पूरे कंट्री में हुआ है। मैंने देखे ये वाली चीज, मैंने किताबें पढ़ी, मैंने ऑनलाइन टेक्स्ट वगैरह सब देखा, आर्टिकल्स पढ़े, फिर यूट्यूब में लेक्चर भी देखे, तो बहुत ब्लंडर है उसको आप, इसीलिए वो कॉमन मिस्टेक है, इसलिए जानबूझ के उसको मिस्टेक करा के आपको करेक्ट कराए। अब देखो फंक्शन क्या होता है, हेडिंग लिखिए, सब कोई जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 सेट लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप लीजिए लेट x एंड y, लेट कैपिटल X एंड कैपिटल Y बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। एक एक चीज पे ध्यान देना, कोई बड़ी बात नहीं है ये सब चीज पढ़ना, लेकिन इसको पढ़ करके इसका क्रक्स निकालना वो बहुत बड़ी बात है, जो आधे से ज्यादा जनता करती नहीं है। यूपीएससी करेंगे, यूपीएससी करेंगे, बेसिक्स पता नहीं, यूपीएससी करेंगे, यूपीएससी करेंगे। अरे इधर करो, लेट एक्स एंड वाई बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स लेने हैं, नॉन एम्प्टी अरे। लेट x and y be 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी को अंडरलाइन करिए। then a rule which associates to each x, then a rule which associates to each x in capital X, a unique y in y, a unique y in y is called a function, is called a
फंक्शन और अ मैप और अ मैपिंग और अ कॉरेस्पॉन्डेंस, और ए मैप, या तो आप मैप बोलिए या फिर अब मैपिंग बोलिए या फिर कोरेस्पॉन्डेंस बोलिए, कोरेस्पॉन्डेंस। यहां पे ध्यान देना मेरे भाव, देखो, टू ईच एक्स इन कैपिटल एक्स, ये इंपॉर्टेंट है, अ यूनिक वाई इन कैपिटल वाई। जो लोग समझदार हैं और जो लोग प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं वो डायरेक्ट कमेंट करके आप बता देंगे कि डायरेक्टली ये और ये इनडायरेक्टली क्या कहने का कोशिश कर रहा है। टू ईच स्मॉल एक्स इन कैपिटल एक्स, टू अ यूनिक वाई इन कैपिटल वाई। मैंने आपको कोड वर्ड बताए थे 4 तरह के, 1 1 और 2 इन 2, इस तरह से करते आपको 4 कोड वर्ड बताए थे। सब मरेंगे, त्रिवेदी बचेगा, और इस तरह के आपको कोड वर्ड सबको बताए थे। वही कोड वर्ड यहाँ पे है, थोड़ा आइडेंटिफाई करो तो। टू ईच एक्स इन कैपिटल एक्स, तो यहाँ पे समझ रहे हो ये स्मॉल एक्स मतलब क्या, एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एक्स। स्मॉल वाई मतलब एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल वाई। अगर आप इसको वेन डायग्राम से देखोगे तो ये रहा आपका 2 गोला, 2 अंडे, कैपिटल एक्स का सेट है ये, कैपिटल वाई सेट है ये। इसमें जो 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 एलिमेंट्स आपके होंगे वो सब स्मॉल एक्स रिप्रेजेंट उसको कर रहा है। यहाँ पे जो जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे स्मॉल वाई द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो यहां से बोला ईच एक्स इन एक्स, मतलब मान लो ये कुछ है, ये भी कुछ है पॉइंट्स, ये भी कुछ है, ये भी कुछ है, ये भी कुछ है। तो ठीक है, इसका कहीं होगा, इसको ऐसे ही कर दोगे, ऐसे ही कर दोगे। क्या ये फंक्शन है, थोड़ा आइडेंटिफाई करिए। क्या अब हम इसको कोई फंक्शन बोलेंगे? सोचो, देखो, थोड़ा सा विचार विमर्श करिए कि क्या हम इसको फंक्शन बोलेंगे। ये हेजी क्यों है? क्या हम इसको फंक्शन बोलेंगे? इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोला है टू ईच स्मॉल एक्स इन कैपिटल एक्स। सब मरेंगे, केवल त्रिवेदी बचेगा। ये वाला एक कोडवर्ड दिया था, ठीक है। और एक म्यान में एक ही तलवार होगी, याद आ रहा है कुछ? एक म्यान में एक ही तलवार होगी, सब मरेंगे। जाओ जाओ प्रीवियस वाले लेक्चर में जाओ, समझ में आ जाएगा। तो अब इसको फंक्शन नहीं बोल सकते हम, फंक्शन ये रहेगा ना, तब इसको फंक्शन बोलने का एक प्रक्रिया स्टार्ट हो गया कि यस इट्स अ कंडीशन कि फंक्शन ये हो सकता है। इसके अलावा यूनिक होने चाहिए, यूनिक एलिमेंट्स इन एक्स होने चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यूनिक। ठीक, तो आप तो जानते हो क्या है यूनिक। बैक करो बैक करो बैक करो बैक करो बैक करो, ओके। तो ये रहा आपका एक प्रॉपर डेफिनेशन फंक्शन का। कोरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम सेट एक्स टू, फ्रॉम सेट कैपिटल एक्स टू सेट कैपिटल वाई। सो दिस इज अ परफेक्ट डेफिनेशन फॉर फंक्शन। अब इसको आप कैसे लिखिए, नोटेशन, फंक्शन को कैसे हम लोग दिखाते हैं। अगर f कोई फंक्शन है, इफ f is a function, f is a function from x to y, from capital X to capital Y, we write it as कैसे लिखोगे? आपको नोटेशन सिंबल्स वाला मैं बताया था कि f लिखना होता है सच दैट कैपिटल X से एरो मारो कैपिटल Y में, तो ये एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फंक्शन को रिप्रेजेंट, ये तो आपने लिख दिया। अब यहाँ पे
कुछ कुछ टर्म्स, जैसे आप f यूज कर सकते हो, आप g यूज कर सकते हो, आप phi यूज कर सकते हो, आप psi यूज कर सकते हो, एटसेट्रा। तो देखना जनरली मैथमेटिक्स में आपको ये सारे पढ़ा है, अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह पढ़े, तो ये सारा फंक्शंस वगैरह हम लोग नोटेशंस ये सब यूज करते थे ना, स्मॉल f, स्मॉल g, phi, psi एंड सो ऑन। ठीक है, तो वेन डायग्राम से जब इसको आप रिप्रेजेंट करोगे तो मान लो ये एक सेट x है, ये एक सेट y है, कोई भी एक एलिमेंट है अंदर में जिसको आप स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हो, इसका एक यूनिक पेयर होगा इधर स्मॉल y, और ये जो स्मॉल y आप बोल लिख सकते हो क्या, f ऑफ x। देखो लिखने का तरीका देखो, स्मॉल y इसके बदले जो लिख रहे हैं ना, ये कैपिटल नहीं है, सारा सब कुछ परफेक्टली डिफाइंड है। ये कैपिटल X मतलब ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल x इस सेट का एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल Y ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा, स्मॉल y इस सेट का एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा। अब क्योंकि यहां पे आपने एक रूल लगाया है, कौन सा रूल लगाया आपने, F रूल लगाया है, जिससे इसका पेयर ये बन चुका है। तो उसको स्मॉल y को लिखने का तरीका है, इट इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x। ठीक है, ये सब पूरा नोट्स में रहना चाहिए, काम देगा। आगे देखो, लिखो द यूनिक एलिमेंट, स्मॉल y belongs to capital Y associated by f, ये कैसे एसोसिएट हुआ है, इस रूल से एसोसिएट हुआ है। सो द यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, मतलब इस सेट का एलिमेंट एसोसिएट हुआ है किससे, f से। टू एन एलिमेंट स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, एसोसिएशन हुआ इसके साथ में, इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f, इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, is called the value of the function f, is called the value of the function f at x or image of x under f, or image of x under f। और f इमेज ऑफ x, और f इमेज ऑफ x, and we denote it by small f of x, that is y is equal to f of x। तोड़ के पढ़ेंगे इसको। द यूनिक एलिमेंट स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, कहने का तात्पर्य क्या है, एक म्यान में एक ही तलवार होगी, एक म्यान में एक ही तलवार होगी, मतलब ये x, इसको अगर मार दिया है तीर, तो ये वाला x किसी और को तीर नहीं मारेगा, इसीलिए यूनिक शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर आप वैसा कर रहे हो, सो दैट इज नॉट अ फंक्शन। अगर x जो है ये अपने एक से अधिक तीर मार रहा है इस वाले में, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, तब वो फंक्शन नहीं होगा, है ना। मतलब ये इस तरह से, ऐसा इधर से ऐसा हो सकता है कि सब कोई इसको तीर मार सकते हैं, लेकिन इधर से सिर्फ एक ही तीर निकलना चाहिए, इसका
इसका ध्यान रखना है। तो इसलिए बोला द यूनिक एलिमेंट स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y एसोसिएटेड बाय f। कौन से रूल से एसोसिएट हुए हैं? स्मॉल f से। टू एन एलिमेंट स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो इसको आपने एसोसिएट कर दिया x के साथ में, कौन से रूल लगा करके? f रूल लगा करके। इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f। तो फंक्शन का वैल्यू f, फंक्शन का वैल्यू x पे क्या होगा? y। क्या बोले? वैल्यू ऑफ द फंक्शन f एट x। f जो फंक्शन है उसका वैल्यू x पॉइंट पे क्या होगा? y होगा। सो y इज नथिंग बट अ वैल्यू। और उस चीज को आप ये लिख दिया, आपने वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x लिखा। इसी वैल्यू ऑफ द फंक्शन f एट x को ही बोला जाता है इमेज ऑफ x। इसी चीज को बोला, सॉरी, इमेज ऑफ x अंडर f, इमेज ऑफ x अंडर f। और इसी चीज को बोला जाता है f इमेज ऑफ x। देखो तीन अलग अलग नाम है, तीन अलग अलग नाम है, तीन अलग अलग नाम से ही आपके क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। अगर किसी को छेड़छाड़ करना हो क्वेश्चन से या फिर क्वेश्चन के लैंग्वेज से, तो वैल्यू नहीं लिख करके आप बोल देगा f इमेज निकालिए, या फिर बोल देगा इमेज ऑफ x निकालिए। तो अगर आपको ये दोनों टर्म्स नहीं पता रहेंगे तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, बाकी जनता बना देगी और आप हो जाओगे, चल जाओगे सुटके में। इसीलिए ये सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही लैंग्वेज पे बेस्ड है। हम बार बार बता दे रहे हैं, पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो ही है ये लैंग्वेज पे बेस्ड है। आपको लैंग्वेज से, वर्ड से ऐसे घुमा दिया जाएगा, इसीलिए इसको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। किसी को लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, वो लैंग्वेज नहीं समझ पे आ रहा, तो और आपके पास समय है अगर, तभी इस कोर्स को पढ़िए, वरना आप रियल एनालिसिस स्किप मार करके बाकी सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करिए, वरना सिर्फ रियल एनालिसिस के चक्कर में आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स बर्बाद हो जाएगा। आपको नंबर से मतलब है तो रियल एनालिसिस को आप स्किप मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मार दीजिए स्किप। अगर आपको लगता है कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपने कर लिए हैं तो अच्छा स्कोर आप कर लोगे, लेकिन चिल्लाओगे अगर हड़बड़ा करके, हाँ नहीं करा दो, जल्दी करा दो, जल्दी करो, तो नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है। और हम इस कोर्स को तो बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकते प्रेशर में, बिल्कुल भी नहीं। ये समझ में आया ना? तो इस चीज को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो जैसे हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका ये मतलब है कि y जो है वो फंक्शन की वैल्यू है, कहां पे? x पे, पहला तरीका। दूसरा आप बोलोगे y जो है वो x का इमेज है इस फंक्शन के अंदर। तीसरा आप बोलोगे कि y इज नथिंग बट f इमेज ऑफ x। तो y इक्वल्स टू f ऑफ x जो बोलते हो ना, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, y इज इक्वल टू f इमेज ऑफ x, y इज इक्वल टू f इमेज ऑफ x। समझ में आया इतना? अब यहां पे दो सेट्स के बारे में बात हुई थी, कैपिटल X के बारे में और कैपिटल Y के बारे में। तो ये जो कैपिटल X है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो आप लिखिए दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन f, डोमेन ऑफ फंक्शन f फंक्शन का डोमेन है। और कैपिटल Y को बोलेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ फंक्शन f। कुछ टेक्स्ट बुक्स में इसी चीज को लोग रेंज स्पेस भी बोल देते हैं, रेंज स्पेस भी बोल देते हैं, और इसी चीज को इमेज स्पेस भी बोल देते हैं, इमेज स्पेस भी बोल देते हैं, या सिंपली इसको रेंज सेट ऑफ द फंक्शन भी बोला जाता है, रेंज सेट ऑफ द फंक्शन भी बोला जाता है। लेकिन आपको मैंने बताया कि कोडोमेन और रेंज में अंतर होता है। कोडोमेन एंड या वर्सेस रेंज यूज करने के लिए तो यूज कर ही लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस होता है।
थोड़ा सा एक हेयर लाइन का डिफरेंस होता है, बहुत ही पतला सा डिफरेंस होता है। आपका टास्क है कि आप कोडोमेन और रेंज के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसको आप कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है? इसको आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अब लिखिए द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस, द सेट ऑफ ऑल एफ images, the set of all f images is called the range, is called the range of f, is called the range of f। ध्यान देना मेरे बबुआ, थोड़ा ध्यान दो। इस वाले वर्ड में क्या है? सिर्फ रेंज लिखा हुआ है ना? यहां पे क्या लिखा हुआ है? रेंज के साथ स्पेस लगा हुआ है, रेंज के साथ सेट लगा हुआ है, तो ये अलग हो गया। अगर इसी रेंज के साथ आप स्पेस लगाते हो या सेट लगाते हो तो वो पूरा का पूरा कोडोमेन बनता है। लेकिन सिर्फ रेंज बोलते हो तो उसका मतलब है कि जिस पे तीर लगे हुए हैं या जो घायल हुआ है। समझ में आया? वैसे डिफरेंस बता ही दिया, आप फिर भी कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए इस चीज को। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। रेंज क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस, जितने भी एफ इमेजेस हैं उनके पूरे के पूरे सेट को, जो एफ इमेजेस हैं उनको ही आप रेंज बोलोगे, ठीक है? उसको आप रेंज बोलोगे। नोट करिए इसको। अब देखिए, इफ मान लेते हैं इफ एफ कोई फंक्शन है, x goes to y is a function, is a function। ये अगर आपका कोई एक फंक्शन है and capital A is a subset of this capital X, then f of A अगर आपको निकालना है, so this is the set of f of A such that small a belongs to capital A, is called the image of A, is called the image of A। ये A का इमेज है, पूरे सेट का इमेज है अंडर F, अंडर F। f of x is the range of the function, f of x is the range of the function, f of x is the range of the function f, and f of x is a subset of capital Y। बहुत ही क्रूशियल सा स्टेटमेंट, समझने में लोगों को दिक्कत हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग तोड़ देंगे इसको। मान लेते हैं ये रहा आपका कैपिटल X कोई एक सेट है, ये रहा आपका कोई कैपिटल Y एक सेट है। अब बोला कि कोई फंक्शन है, तो ले कोई एक फंक्शन है f इज अ फंक्शन वेयर कैपिटल A इज अ सबसेट ऑफ x। तो हम कैपिटल X जो है इसमें कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं, लेट्स से A B C D, 4 एलिमेंट्स डाल दिए, और इसमें से हम मान लेते हैं कि हमारा जो कैपिटल A है ये है A और B। तो हम तो बोल ही सकते हैं कि कैपिटल A इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल X। किसी को कोई दिक्कत? कैपिटल A इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल X, क्योंकि है ना, सेट बना है ना, तो ये इसका सबसेट है, डेफिनेटली परफेक्ट। अगर ऐसी बात है तो देन f of A is equal to f of small a such that small a belongs to capital A। चलो
इधर आते हैं, इधर हम 1 2 3 4 लिखते हैं कुछ से 1 2 3 4 5 कुछ एक्स्ट्रा दे दिया इधर। अब दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। लेट्स से ए को इसके साथ कनेक्ट किया है, बी को 2 के साथ कनेक्ट किया, सी को 4 के साथ कनेक्ट किया है, डी को भी लेट्स से 4 के साथ कनेक्ट किया। तो क्या ये फंक्शन है? पहले आप आइडेंटिफाई कर लो, इज दिस अ फंक्शन? यस। एक म्यान में एक ही तलवार होगी, परफेक्ट। एक म्यान में एक ही तलवार होगी, तो ये तो कंडीशन है ना फंक्शन का। वेरी गुड। तो इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। अब सवाल उठता है कि हम स्मॉल एफ ऑफ ए कैसे निकालें? बोलोगे सर स्मॉल एफ ऑफ ए अगर आपको निकालना है, सॉरी यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपके लिए, इसीलिए हम इसको ए बी सी नहीं लिख करके एम एन ओ पी क्यू कर देते हैं। लो एम कर दिया, एन ओ पी कर दिया, एम एन ओ पी कर दिया, और यहाँ पे एम एन हो जाता है, इसको आप एम एन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ का ए और यहाँ का ए में आप पूरी तरह से हो जाएगा कंफ्यूज। अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ ए क्या है? एफ ऑफ ए मतलब आपको कैपिटल एफ ऑफ ए निकालिए। देखिए आपको निकालना है कैपिटल एफ ऑफ ए, एफ ऑफ कैपिटल ए, तो ये क्या हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ। स्मॉल एफ ऑफ ए सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। तो अगर मैं बोलूं कि बताइए स्मॉल एफ ऑफ एम क्या है, देखो इधर ध्यान से, स्मॉल एफ ऑफ एम क्या है? सो एफ ऑफ एम क्या है? 1 है, तो आप लिखोगे ओहो एफ ऑफ एम क्या है? ये 1 है, ठीक है ना। एन देखो, सो एफ ऑफ एन क्या है? बोलोगे सर एन 2 है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, दिख रहा है। और यहां पे एफ ऑफ ए की वैल्यूज आपको लिखनी है, मतलब एफ ऑफ एम और एफ ऑफ एन लिखना है। क्यों? क्योंकि एम एंड एन बिलोंग्स टू दिस सेट। तो वैल्यूज क्या हो गए? 1 और 2 आया ना। तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए, सो एफ ऑफ ए इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ। इमेज ऑफ ए अंडर एफ, कर्नल इमेज, याद करो वो दिन जब बताया था। सो एफ ऑफ ए जो निकला है ना, सो दिस इज इमेज, इमेज ऑफ किसका? ए का, सेट ए का। सो इसको आप बोल सकते हो दिस इज नथिंग बट इमेज ऑफ ए, इमेज ऑफ सेट ए, इमेज ऑफ सेट ए अंडर एफ। तो लिखो इधर अंडर एफ। इतना है समझ में? कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एंड एफ ऑफ कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू सबसेट वाई। बहुत 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 क्रूशियल चीज। देखिए अब यहां पे आप कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकालो, कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकालो तो बहुआ बोलोगे सर कैपिटल एफ ऑफ एक्स मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ वाई जो घायल हुए हैं, वही तो बोलोगे ना। जैसे एफ ऑफ ए बोल रहा था कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ एक्स जो ए में हैं और घायल हुए हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ एक्स जिसको मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ वाई जिसके प्री इमेज ए में है, ऐसे बोल सकते हो। वो सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ वाई जिसके प्री इमेज एक्स में है, वो एफ ऑफ एक्स आएगा। तो एक्स में आप क्या बोलोगे? एम एन ओ पी, एम एन ओ पी जैसे ए के लिए निकाला था एम एन, एम का इमेज मिला था आपको 1, ठीक है ना। एन का इमेज आपको मिला था 2। तो आपको x का अगर निकालना है, f ऑफ x निकालना है, तो आप पूरे का लिखोगे ना। तो यहां से m का इमेज क्या है? 1, तो आप लिख दोगे 1। n का इमेज क्या है? 2, तो लिख दो 2। o का इमेज क्या है? 4, तो लिख दो 4। p का इमेज क्या है? 4, तो क्या हम फिर से लिखें 4? अरे नहीं, सेट का ये मतलब होता है, उसमें रिपीट थोड़ी होना होता है। ये हो गया, ये हो गया, ये
तो इसको क्या बोलोगे आप? इसी को बोलोगे रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या है ये? दिस इज कॉल्ड रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का है ये रेंज। अब आपको यहां पे दिख ही रहा होगा कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स, सॉरी सबसेट है y का, तो y क्या है? y आपका क्या है? 1 2 3 4 5। Once I caught a fish alive, once I caught a fish alive। हाँ ठीक है, y 1 2 3 4 5, once I caught a fish alive। f of x क्या है? f of x अभी आपने निकाला 1 2 का 4, तो क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते f of x is a subset of y? अरे इसी का सबसेट है ना मेरे बाबू सोना, मुझे चीज। तो इस वाले में आपका डोमेन क्या है? डोमेन है MNOP, तभी वो फंक्शन। यहां पे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाता तो क्या हो जाता? वो छूट जाता ना, सब मरेंगे। उसके बाद कोड डोमेन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। रेंज स्पेस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। रेंज सेट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। रेंज क्या हो जाएगा? 1 2 4। समझ में आया? रेंज स्पेस अलग है, रेंज सेट को ही रेंज स्पेस बोलते हैं, कोड डोमेन को भी रेंज स्पेस बोलते हैं। तीनों सारे टर्म्स अलग हैं, लेकिन रेंज रेंज सेट से अलग है, रेंज रेंज स्पेस से अलग है, रेंज कोडोमेन से अलग है। थैंक यू। आई होप मैं सफल हुआ आपको पूरी तरह से समझाने के लिए। परफेक्ट, आगे बढ़िए। इसमें हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। क्विकली निकाल लेते हैं इस चीज को। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जो आसान है उसको सिर्फ नाम लिख देंगे और आगे चल जाएंगे। पहला आप जानते हो कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कुछ बताने की ही जरूरत नहीं है। शॉर्ट में जैसे मान लो लिखते हैं ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। अरे अंदर इनपुट कुछ भी डालो, आउटपुट आपको एक ही चीज मिलने वाला है, तो उसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जो इनपुट में दोगे वही आपको आउटपुट में मिल जाएगा। f of x is equal to x, f of 2 is equal to 2, f of 3 is equal to 3, f of 4 is equal to 4, f of 5 is equal to 5। कुछ लोग इसको i से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक नोटेशन होता है। जैसे मान लीजिए ix किया, सच दैट किया, और x गोज टू कैपिटल X, इस तरह से स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। तो अगर मैं बोलूं ix ऑफ 1 बताइए, तो आप बोलोगे सर ये 1 है। ix ऑफ 5 बताइए, तो आप बोलोगे सर ये 5 है। ix ऑफ 20 बताइए, ऑफ 20 बताइए, तो ये भी 20 है। लिखते जाओ नोट्स बना बना के। ये हो गया। नंबर 3 पे आओ, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, if there exists at least one element in y which has no pre-image under f, इसका स्टैंडर्ड प्रॉपर डेफिनेशन, f such that x goes to y is said to be an into function, is said to be an into function, into function if there exist
at least one element in y, at least one element in y which has no pre-image, which has no pre-image under f, अंडर f। क्या कोडवर्ड बताए थे? जैसे ये रहा आपका कोई x है, ये रहा आपका y, कोई रूल है आपका f, मान लेते हैं a b c d m n o p, ऐसे कर दिया, और इस फंक्शन को कुछ इस तरह से ये कनेक्ट किया है, फिर इसको इस तरह से कनेक्ट किया, ये इसको इस तरह से कनेक्ट किया है, और इसको इस तरह से कनेक्ट किया है। क्या बोला है? f एक फंक्शन इज सेड टू बी एन इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन y, कोई भी एक एलिमेंट ऐसा इसमें छूट जाना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज ना हो, जिसका कोई तीर ना मार रहा हो, उसको कोई भाव ना दे रहा हो, तो छूट गया ना यहाँ पे y, तो इसका क्या कोडवर्ड बताए थे? सब मरेंगे लेकिन त्रिवेदी बचेगा। तो कोडवर्ड इज सब मरेंगे लेकिन त्रिवेदी बचेगा। अरे त्रिवेदी कहां गया? बच जाएगा तू। सब मरेंगे लेकिन त्रिवेदी बचेगा। ठीक है, ये रहा इनटू फंक्शन। नंबर 4 में है आपका 1 फंक्शन, सॉरी ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को ही बोला जाता है सरजेक्शन, सरजेक्शन। इसका डेफिनेशन आप लिखिए, कोई फंक्शन है f, सम x से लेकर के y पे जा रहा है, be an onto function if given y belongs to y there exists at least one x such that f of x equals to y। ये फंक्शन है if there exist, if given y belongs to capital Y there exist at least one x belongs to capital X such that f of x is equal to y। so इसका मतलब है that is f of capital X is equal to y। ये रहा आपका x और ये रहा y। m n o p a b c d, मतलब आपको बोला कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सब लड़ेंगे, सब लड़ेंगे, कोई भी इधर छूटना नहीं चाहिए। ये चीज था ना कोडवर्ड इसका, सब लड़ेंगे। मैपिंग का आपको 4 कोडवर्ड्स बताया था और इसका आपको बताया था फंक्शन होने के 2 कंडीशन, कि सब लड़ेंगे और एक म्यान में एक ही तलवार होगी, ऐसा कुछ बताया था। तो ये रहा आपका ऑन टू फंक्शन। नंबर 5 आओ। नंबर 5 में 1 फंक्शन, 1 फंक्शन। 1 फंक्शन को ही आप शॉर्ट में क्या बोलते हो? इंजेक्शन, इंजेक्ट कर रहे हैं। सो 1 फंक्शन को इंजेक्शन बोला जाता है, मतलब एक का एक एलिमेंट। इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस अंडर f, यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x have distinct images under f, have distinct images under f, under f। ठीक है। नंबर 6,
नंबर 6, many one function, many one function, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताया था आपको। जैसे कोई फंक्शन है f फ्रॉम x टू y विच इज नॉट 1 1, शॉर्ट में लिखिए, जो 1 1 नहीं है वो मैनी वन ही होगा, विच इज नॉट 1 1, जो 1 1 नहीं है वो मैनी वन ही होने वाला। नंबर 7, 1 1 on 2, 1 1 on 2, और इसी को बोला जाता है बाइजेक्शन, बाइजेक्शन, 1 1 on 2 और बाइजेक्शन। जो आपका 1 1 भी है और on 2 भी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने मान लिया f n goes to z, डोमेन है आपका नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और कोडोमेन आपने कंसिडर किया है इंटीजर्स, और फंक्शन आपने डिफाइन किया है स्मॉल f ऑफ n इज इक्वल टू 1/2 n minus 1 इफ n इज इक्वल टू, अगर n की वैल्यू आपका ऑड है 1 3 5 एंड सो ऑन, और माइनस n/2 if n is equal to 246, ये रहा आपका फंक्शन। डोमेन और कोडोमेन आपको काफी अच्छी तरह से पता है। डोमेन आप कहां से कहां पे मैपिंग कर दे रहे हो फंक्शन की, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इंटीजर्स में, मतलब यहां पे आपने इनपुट देना है, इनपुट आपके सिर्फ नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, आउटपुट में आपके इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इस वाले एग्जांपल में अगर मैं आपको बोलूं f ऑफ 1 निकालो, n की वैल्यू आपने कितनी कंसिडर की है 1, कहां जाओगे, इधर आओगे, डाल दो यहाँ पे 1 - 1 0/2 0, मतलब f ऑफ 1 मिल गया है आपका 0। डन डन आर डन डन। f ऑफ 2 किधर जाओगे, इधर आओगे, 2 डाल दो, तो 2/2 1, माइनस साइन के साथ -1, तो डाल दो यहाँ पे -1। फिर f ऑफ 3 निकालो, f ऑफ 3 कहाँ जाना है, इधर आना है, 3 - 1 2, 2/2 1, तो f ऑफ 3 कितना हो जाएगा 1। f ऑफ 4 निकालना है हमें, कहाँ जाओगे, यहाँ 4/2 2, माइनस का के साथ -2, बुझे दिस। फिर 5 पे आ जाओ, इधर 5 - 1 4, 4/2 2, 6 क्या है यहाँ पे 6/2 3, माइनस साइन के साथ -3। आपको देखिए, थोड़ा सा देखिए, गौर करिए, आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आप जानते हो क्या होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सर 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। सेट ऑफ इंटीजर्स इज नथिंग बट सर -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट। ये रहा आपका इनपुट वैल्यूज, ये रहा है आपका आउटपुट वैल्यूज। इसको कहलाओगे आप डोमेन, इसको कहलाएगा आप कोडोमेन। परफेक्ट। तो आपका फंक्शन की वैल्यूज क्या है, आपके फंक्शन की वैल्यूज, जैसे आप f ऑफ n आपने निकाला ना, तो ये आप पूरा सेट बनाओ, तो बोलोगे सर ये तो -3 डॉट 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 करके, क्योंकि ऑब्वियसली इधर से भी डॉट डॉट आने वाला है, तो क्या आ रहा है आपका -3 आ रहा है, फिर -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 भी आ रहा है सर, 1 भी आ रहा है सर, 2 भी आ रहा है सर, इस तरह से करते करते सारे आ ही रहे। अब आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या है, ये गौर से फरमाइए, गौर से देखिए इस चीज को, जरा गौर फरमाइए। यहां पे आपका सेट ऑफ इंटीजर्स और ये सारे सेट क्या सेम हो जा रहे हैं, क्या सेम हो जा रहे हैं, बिल्कुल सेम हो जा रहे हैं। अगर सेम हो जा रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि यही चीज, ये इसका डोमेन भी है और यही चीज इसका रेंज भी है। तो इस वाले केस में आपके कोडोमेन और रेंज दोनों के दोनों हो गए हैं बराबर। तो क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये तो क्या है, ये तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू मतलब सब के सब
ऑन टू फंक्शन आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आपके कोडोमेन और आपके डोमेन रेंज सेम हो गए, तो ऑन टू भी है, और क्योंकि सबका एक यूनिक निकला है तो 1 1 भी है, इसलिए दिस इज द एग्जांपल ऑफ 1 1 ऑन टू मतलब बाइजेक्शन। क्लियर है? तो इस तरह से पढ़ा करो, इस तरह से समझा करो, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता, घूम फिर के बेसिक्स पे ही आना पड़ेगा आपको, घूम फिर के बेसिक्स पे ही आने पड़ेंगे आपको। 7 करा दिया आपको, 8 पे आ जाओ। 8 नंबर 8 है आपके पास इंक्लूजन फंक्शन। इंक्लूजन बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे, इंक्लूजन फंक्शन, तो इसलिए आप इसका पूरा डेफिनेशन लिखिए। इंक्लूजन फंक्शन क्या होता है? मान लेते हैं लेट कैपिटल X इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट विच इज कैपिटल Y, देन द फंक्शन, यहां पे अब हम एक फंक्शन स्मॉल i रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंक्लूजन फंक्शन, सच दैट a mapping from capital X to capital Y defined by I of X equals to X for all X belongs to capital X is called the inclusion function of X, is called the inclusion function is called the inclusion function of X into Y, और ये आप बोल सकते हो इट इज 1 1, इट इज 1 1 फंक्शन, 1 1। अब बोलोगे सर अरे ये तो आइडेंटिटी फंक्शन है सर, क्या अंदर हो गया? आपके लिए एक टास्क है, आप पता करिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी फंक्शन एंड इंक्लूजन फंक्शन। कमेंट करिए, कमेंट करो, डिफरेंस between identity function and inclusion function, डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी फंक्शन एंड इंक्लूजन फंक्शन के बीच का आपको डिफरेंस पता करना है। नंबर 9 पे आओ, लिखिए रेस्ट्रिक्शन ऑफ ए फंक्शन। रेस्ट्रिक्शन ऑफ ए फंक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन में रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। रिकॉर्डिंग हो रही है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ ए फंक्शन एफ, एक फंक्शन का रेस्ट्रिक्शन, ये भी बहुत लोगों के लिए नया होगा, इसलिए आराम से हौले हौले। लेट स्मॉल एफ कोई एक फंक्शन है, नो कोई एक फंक्शन है f such that कैपिटल X goes to कैपिटल Y, be a function। तो पहले आपने एक फंक्शन कंसिडर किया है, यहां पे आपने ये भी कंसिडर किया कि लेट a इज सम सबसेट ऑफ कैपिटल X, then the function f सबस्क्रिप्ट में कैपिटल A डिफाइंड बाय कैसे डिफाइन करोगे, f(a) ऑफ x इक्वल टू f of x for all x belongs to capital A is called the restriction of f, is called
is called the restriction of f to a. आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया उस फंक्शन को सिर्फ a पे. It is 1 1 if f is 1 1. It is 1 1, ये 1 1 होगा if f is 1 1. अगर आपका f 1 1 है तो ये फंक्शन भी आपका 1 1 होगा. बट एफ ए मे बी 1 1, बट एफ ए मे बी 1 1, मे बी 1 1 when f is not, crucial statement. It is 1 1 if f is 1 1, but fa may be 1 1 when f is not. Crucial statement है, थोड़ा ध्यान देना. ठीक है, ये लिख दिया. fa may not be, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, fa may not be onto, even if f is onto, f is called the extension of f of a. F is called the extension of a. पढ़ो ना, सब पढ़ो. रेस्ट्रिक्शन निकालना है. कोई भी फंक्शन आप ले लीजिए, उसका आप रेस्ट्रिक्शन निकाल लीजिए. इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कर लेना. ठीक है, ये हो गया. लास्ट बचा आपके पास इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शंस. और आप काफी अच्छी तरह से जानते हो, अगर एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स होता है तो उसको इक्वालिटी बोलते हैं. तो लिखिए नंबर 10, इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शंस. इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शंस. दो फंक्शंस इक्वल कब होते हैं? Two functions f and g from a set x to a set y are said to be equal if f of x is equal to g of x होता है for all x belongs to capital X. ये होता है इक्वालिटी. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, डायरेक्ट इमेजेस. ये सारी चीज आगे बहुत काम लगती हैं, सीखो. डायरेक्ट इमेजेस निकालना. लिखिए डेफिनेशन, लेट एफ एक्स गोज टू वाई बी अ फंक्शन. कोई आपने एक फंक्शन बना लिया. इफ A is a subset of X, then its direct image f of A is a subset of Y defined by f of A is equal to f of x. f of A is equal to set of f of x such that x belongs to capital A. चलो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं. यहां तक लिखना ना, इसको छापो, ये वाला चीज. एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल्स. पहला एग्जाम्पल, आपके पास कोई एक फंक्शन है. लेट एफ कहां से कहां, आर से लेकर के आर पे आप एक फंक्शन आपने मैपिंग की. बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय
be a function defined by f of x is equal to 2x plus 5, f of x is equal to 2x plus 5। थोड़ा गौर करिएगा, डोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। इनपुट में सारे के सारे आप रियल नंबर्स कुछ भी डाल सकते हो, आउटपुट में भी सारे के सारे रियल नंबर्स में से कुछ भी मिल सकते हैं। तो ये आपका फंक्शन है, ये आपकी एक रूल है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक सेट मैंने डिफाइन किया, लेट कैपिटल A इज इक्वल टू 2579, तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सेट A इज अ सबसेट ऑफ R? यहां पे X क्या है? आपका R है। Y क्या है? ये भी आपका R है कि नहीं? तो A जो है, क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते दिस इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल X? बोल ही सकते हैं। तो डायरेक्ट इमेज अगर आपको निकालना है तो f ऑफ A क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे एलिमेंट्स आप इसमें पुट कर दो, जो आपको वैल्यूज मिलेंगे वही उसका डायरेक्ट इमेज है। तो 2 पुट करो, 2 2 4 प्लस 5 9, 5 दूनी 10, 5 15, 7 दूनी 14, 5 19, 9 दूनी 18, 5 23। ये क्या है? ये इसकी डायरेक्ट इमेज आ गया। दूसरा एग्जांपल नंबर 2, फिर से एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, r गोज टू r is be a function defined by f of x is equal to x square, f of x is equal to x square। और यहां पे आपने एक सेट डिफाइन किया है, लेट a is equal to सेट आपका है -1 से 0, -1 से 0। सिर्फ यही 2 एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ही है ये क्लोज्ड इंटरवल में लिखा है। सुन लो मेरी बात, क्या लिखा है? ब्रैकेट बदल गया, मतलब सेंस बदल गया। -1 इधर आएगा, 0 इधर आएगा, और आपको बोल रहा है कि, और इधर क्या है? ये आपके -इन्फिनिटी है और ये आपके इन्फिनिटी है। तो इस पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स में से सेट A आप कहां से कहां लोगे? आप सिर्फ -1 और 1 तक लोगे, इसको इंक्लूड करके। ये भी आपने इंक्लूड किया है, ये भी आपने इंक्लूड किया है, ये इस तरह से, ये पूरा का पूरा आपका सेट A है। इसका आपको डायरेक्ट इमेज निकालना है। तो आप बोलोगे सर ये और कुछ नहीं है, f ऑफ A है ना, f ऑफ A है ना। तो यहाँ पे कुछ के इसके रैंडम वैल्यूज आप डाल दीजिए ना इसमें कुछ भी। तो आप बोलोगे क्या होगा सर? -1 अगर हम डालते हैं ना तो सर उनको -1 का स्क्वायर मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा ना। अरे डाल के देखो, अगर नहीं वैसे लग रहा है ना तो आपको क्या करिए, आप इसके 2-4 वैल्यूज आप ले लीजिए। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? एक आपने ले लिया है -1, फिर आप ले सकते हो -0.5 ले लो, -0.5 ले लो, और एक 0 ले लो। 3 से सफिशिएंट है। चलो इसका स्क्वायर करो तो बबुआ, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और 0.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 0.25 आएगा विद अ पॉजिटिव साइन। 0 का स्क्वायर करोगे तो 0। तो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, 0 से 1 के बीच में ही है। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलोगे सर ये 0 और 1 है। लेकिन क्या आप 0 और 1 आप एक्स एक्सिस पे आपको दिखेगा? अब ये चीज आप डायग्रामेटिकली भी देख लीजिए थोड़ा। यहां पे जो आपने x की वैल्यूज ली है ना, x की वैल्यूज आप इधर लेते हो, y की वैल्यूज आप इधर लेते हो। आया बात समझ में? फंक्शन आपका y इज f ऑफ x, एक्स स्क्वायर कुछ इस तरह का फंक्शन है। कहां से कहां तक आपको जाना है? मतलब एक्स स्क्वायर, ये वाला आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर का। आपका जो आपने चूज किया था वो चूज किया था आपने सेट किया -1 से 0। तो इसका मतलब है कि आप यहां से यहां तक पे थे। अरे यही ना थे जी, इसी चीज में ना थे ना, यहां से यहां -1 से लेकर के 0, ये था आपका सेट। इसका आपको डायरेक्ट इमेज निकालने बोला था। तो आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है
0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 कहाँ दिखाओगे? 0 से 1 आप यहां दिखाओगे। आपको इमेज इस तरह से दिखेगा कुछ ये। मतलब इस येलो का इमेज ये मिला है, बुझते 25 सेट ऑफ रियल नंबर्स है, इसमें से आपने सेट डिफाइन किया -1 से 0, तो ये येलो कलर की लाइन आपको इनपुट वैल्यूज हैं। ये आपको बोला इसका डायरेक्ट इमेज बताइए, तो इसका डायरेक्ट इमेज क्या है? ये रेड कलर की लाइन है 0 से लेकर के 1 तक। आया बात समझ में? यहां पे तो आपने 3 वैल्यूज लिए ना, तो 3 वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो कुछ भी आएगा आपको मिलेगा यहाँ पे। लेकिन ऐसा थोड़ी जरूरी है, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे जैसे मान लो कि इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको मिला है ये वाला, इसके कोरस्पॉन्डिंग मिला है ये वाला, इसके कोरस्पॉन्डिंग मिला है ये वाला, तो आपको यहाँ पे इसको अगर देखोगे तो एक 0 दिख रहा है आपको, और एक आपको क्या 0.25 दिख रहा होगा यहाँ पे, और एक आपको 1 दिख रहा होगा यहाँ पे। तो क्या जरूरी है कि 3 जो व्हाइट कलर के टिकली हैं, बिंदु हैं, यही है इसके डायरेक्ट इमेज? वो तो इस 3 वैल्यू के आपके डायरेक्ट इमेज ये 3 वैल्यूज थे। मतलब ये और ये, इसका डायरेक्ट इमेज यही, इसका डायरेक्ट इमेज यही, इसका डायरेक्ट इमेज यही। लेकिन ऐसा तो जरूरी थोड़ी नहीं है, ये तो पूरा का पूरा इनफाइनाइट नंबर्स लेने हैं आपको, तो पूरा का पूरा येलो लाइन का इमेज क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा रेड लाइन। आई होप दैट इज सफिशिएंट फॉर यू कि आप डायरेक्ट इमेजेस निकालना सीख चुके हो। कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, देखिए थ्योरम पहले सीखो। प्रूफ करने की औकात ना तो अभी तुम्हारी है ना तो मेरी है कि मैं अभी बता पाऊं, तो अभी हम नहीं बताएंगे। प्रूफ करने की औकात तब बनेगी जब पूरी तरह से आप घुमा पिना करके ना, चकनाचूर करके, घोट पी करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबल बन जाओगे। अभी उतना एनालिटिकल स्किल्स आपका भी डेवलप नहीं है, मेरा भी डेवलप नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि मैंने बताया कि मेरा जॉनर नहीं था, मेरा जॉनर इंजीनियरिंग है, मेरा जॉनर मटेरियल्स है। आपको पढ़ाने के लिए मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो जैसे मेरा एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होगा कि कैसे मैं थ्योरम्स वगैरह को अटैक कर पाऊँ, फिर मैं समझाऊंगा, और वो आएंगे आपके एग्जाम से पहले, अभी नहीं। अभी तब तक इस पर फोकस करो, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली जो चीज़ें हैं ना, उस पर ध्यान देना चाहिए अभी। जैसे मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है, इफ एफ x goes to y is a function, कोई एक फंक्शन आपने डिफाइन किया और एक सबसेट आप ले रहे हो, लेट a is a subset of capital X and b is a subset of capital X। दो आपने सबसेट ले लिए a और b के लिए, तो उसमें अगर ऐसी बात है तो देन नंबर 1, A is a subset of B अगर है ना, तो यहां से ये वाला स्टेटमेंट इंप्लाई करेगा कि f of A will also be a subset of f of B। ये सारे रूल्स याद रखने हैं आपको, कैसे आया, क्यों आया, जरूरत नहीं है अभी, आप रूल याद रखिए। उसी तरह से नंबर 2 कि अगर आप f of A यूनियन B निकालते हो, तब f of A यूनियन ऑफ f of B मिलेगा। नंबर 3, f of A इंटरसेक्शन B निकालते हो, तब f of A इंटरसेक्शन f of B मिलेगा। ठीक है, ये चीज है, ये रही बात। f of A इंटरसेक्शन B इक्वल टू नहीं, f of A इंटरसेक्शन B
is a subset of f of a intersection f of b. f of a union b equals to f of a union f of b. चलो अब इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं. जैसे आपने एक फंक्शन डिफाइन किया f r goes to r plus मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स. be a function defined by f of x is equal to x square. आपका सवाल ये है, आप कमेंट करेंगे, कमेंट ऑन. अगर मैं इस तरह से कुछ लिख दूं तो f r goes to r be a function defined by f of x is equal to x square. थोड़ा इस वाले स्टेटमेंट पे कमेंट करिएगा. पहले भी बताया गया था, अभी भी बता रहे हैं. कमेंट करो, क्या समझ रहे हो स्टेटमेंट से? ये स्टेटमेंट वैलिड है, इनवैलिड है, क्या कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट? यहाँ पे हम दो सेट्स ले रहे हैं. लेट a इज इक्वल टू -2 और 5, b इज इक्वल टू 2 और 5. दो सेट लिया. यहां से अगर मैं बोलूं कि a इंटरसेक्शन b निकालिए तो बोलोगे सर दोनों में कॉमन जो होता है उसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं. सो कॉमन यहां पे हमें 5 मिला है. परफेक्ट. f ऑफ a निकालो तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर है बोले तो ये -2 का स्क्वायर 4 का 5 का स्क्वायर 25, तो 4 और 25 निकला. f ऑफ b निकालिए, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 25, तो ये हो गया. क्या हो रहा है? तो यहां पे आप देखिए कि f ऑफ a यूनियन b निकालना जरा. पहले अच्छा a यूनियन b निकाल लो. a यूनियन b निकालो तो बोला सर -2 और 2 और 5, तो -2 2 और 5, ये तो क्या निकला? ये यूनियन निकला. परफेक्ट. अब इसका फंक्शन निकालिए तो f ऑफ a यूनियन b निकालो तो f ऑफ a यूनियन b. सर -2 का स्क्वायर 4 होता है. सर 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, लेकिन हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में रिपीट नहीं करते हैं. 5 का स्क्वायर 25 होता है. तो क्या सर यहां से आपको ये नहीं दिख रहा है कि f ऑफ a यूनियन b बराबर f ऑफ a बराबर f ऑफ b है? दिख रहा है ना? f ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है. ठीक है. तो यहां से आप f ऑफ a यूनियन f ऑफ b निकालो तो निकालो तो 4 25 निकलेगा. तो 4 25. अब देखिए तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो f ऑफ a यूनियन b, सॉरी f ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू नथिंग बट f ऑफ a यूनियन f ऑफ b. बात आई समझ में? वेल एंड गुड. ये तो हो गया. इसके अलावा f ऑफ a इंटरसेक्शन भी निकालना जरा. f ऑफ a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b हमारे पास 5, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 25. तो ये हो गया आपका 25. अब f ऑफ a इंटरसेक्शन f ऑफ b निकालो. f ऑफ a इंटरसेक्शन f ऑफ b निकालो. f ऑफ a क्या है? 4 25. f ऑफ b क्या है? 4 25. ऐसा है क्या? f ऑफ a इंटरसेक्शन b ये 4 25. हाँ, f ऑफ a इंटरसेक्शन f ऑफ b, दोनों में कॉमन भी तो वही है, 4 25 ही कॉमन है. तो अब 4 और 25 ये कॉमन हो गया. तो हम बोल ही सकते हैं कि ये 25 जो इसका एक सबसेट है, मतलब प्रॉपर सबसेट है.
ये तो इसका बराबर तो जिंदगी में नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस केस में आपका क्या दिख रहा है, एक प्रॉपर सबसेट है एफ ऑफ इंटरसेक्शन एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ ऑफ बी। ठीक है, यहां पे लिखिए नोट, इसी में हम इक्वल टू कब लगा सकते हैं, एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ ऑफ बी, ये सबसेट, ये प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है। अब यहां पे सबसेट कब होगा, एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ ऑफ बी के, तब ये जब होगा इफ एंड ओनली इफ एफ इज 1 1, एफ इज 1 1, ध्यान रहे जब f आपका सिर्फ 1 1 रहेगा तब ये एक सबसेट बनेगा, अदरवाइज उस केस में प्रॉपर सबसेट रहेगा। अब इसको हम लोग कर रहे हैं, इसको हम लोग कर रहे हैं जनरलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली सारा ही इंपॉर्टेंट है। जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन, ओके। यहां पे तो 2 ही सेट लिया था, अब मान लीजिए हम बहुत सारा सेट्स ले रहे हैं, तब हम क्या लिखेंगे, इफ f is some function from x to y is a function and आपका ai (1 less than I less than equal to n) is a family of subsets, is a family of subsets, is a family of subsets of x, then number 1, f of union ai, नोटेशन ध्यान देना, i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, ये यूनियन बाहर आ जाएगा, यूनियन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n f ऑफ ai। बहुत काम देगा ये, आगे चल करके बहुत काम देगा, नोट करो ये सब। लिखा, नंबर 2 लिखो। दूसरा लिखोगे कि f ऑफ इंटरसेक्शन का सिंबल i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, ai is a subset intersection I is equal to 1 से n f of ai। आपने जनरलाइज कर दिया यूनियन और इंटरसेक्शन को। ठीक है, यहां आपने कर दिया है। फिर भी बहुत सारे चीज बचे हुए हैं, चलो जल्दी खत्म हो जाएगा। चाप नहीं है, ये आखिरी क्लास है, बना ही देते हैं आखिरी क्लास लेक्चर। इसके बाद फिर रियल एनालिसिस के मेन पार्ट में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में घुस जाएंगे। इनवर्स इमेजेस, हेडिंग लिखिए इनवर्स इमेजेस, इनवर्स इमेजेस, इनवर्स इमेजेस देखो, इनवर्स इमेजेस। लेट, यहां पे भी नो 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 नो, लेट f x goes to y be a function, कोई एक फंक्शन मान लीजिए, and b is a subset of y and b is a subset of y, then the inverse image of b
then the inverse image of B is denoted by f inverse of B and is a subset of X and is a subset of capital X defined by f inverse B is equal to X such that X belongs to capital X and f of X belongs to capital B। चलिए, ये तो रहा आपका थ्योरी स्टेटमेंट। एग्जाम्पल से इसको सीखते हैं। मान लेते हैं आपके पास कोई एक सेट है, लेट कैपिटल X इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2। इसमें से और एक Y मान लेते हैं। Y है आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 और 7। लेट f कोई एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया विच गोज फ्रॉम x टू y, इसके ऊपर मैपिंग कर दिया है सच दैट f of x is equal to x square for all small x belongs to capital X if number 1 if b is equal to, अगर b आप फाइंड लिखते हो 0 1 2 then f inverse of b is equal to -1 0 और 1। देखो एक एक करके समझते हैं। जैसे दो साइड आपने डिफाइन किया x और y, x को मैपिंग करा दिया y के ऊपर और फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया x स्क्वायर का। तो b अगर ये है तो यहां से पहले आप क्या करिए ना, f ऑफ b निकालिए। इधर से आप क्या करोगे, पहले यहां से आप निकालोगे कि आप फंक्शन निकाल रहे हो, f ऑफ b निकालो। f ऑफ b 0 1 2 फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या बेटर है आप इस तरह से करिए। f ऑफ x मतलब y क्या है, वो f ऑफ x है क्योंकि इसका स्क्वायर है। देख लो -2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। और बेटर है वेन डायग्राम से सिंपल होगा, डोंट कॉम्प्लिकेट। ये रहा आपका x, ये रहा आपका y। x में क्या है -2 -1 0 और 1, और इधर है 0 1 2 3 4 5 6 और 7। जीरो 1 2 3 4 5 6 और 7। परफेक्ट। अब देखिए स्क्वायर बोला कि यहां से यहां आप एक स्क्वायर कर रहे हो। फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर करना है। तो इसको आप मैपिंग करिए। तो चलो -2 का मैपिंग करोगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 0 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 0, 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1। ये हो गई इसकी मैपिंग, ऐसे 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 ऐसे। परफेक्ट। तो यहां पे b आपका क्या है 0 1 2, मतलब 0 1 2, b है आपका 0 1 2। तो b आपने डिफाइन किया है 0 1 और 2। इनवर्स तो -1, जैसे ये 0 1 2 इधर वाले सेट में आएंगे
तो आपका ये देखिए 0 का इनवर्स क्या है, मतलब ये कहां से मिल रहा है आपको, 0 कहां से आया, आपको 0 से आया, तो ये 0 आ जाएगा। 1 को देखो, 1 को देखो यहां पे 1 कहां से आया, 1 आपका -1 से आया और 1 से आया, दोनों से आया। तो 1 जो है ये आपका -1 से भी आया है और 1 से भी आया है। 2 कहां से आया, 2 का तो कोई है ही नहीं, 2 का तो कोई प्रीइमेज है ही नहीं, तो नहीं लेंगे, गायब हो गया। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि आप बताइए कि F इनवर्स B क्या होता है, तो बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, ये होता है, ये चीज तो है। आप आया समझ में, -1 0 और 1, बस ये रहा आपका इनवर्स। अब इसी चीज में देखो, अगर ये नहीं समझ में आया तो नंबर 2 देखो, अगर मैं यहां पे B को बदल दे रहा हूं, B को चेंज कर देते हैं 2 3 5 7, 2 3 5 और 7, ठीक है। तो आप ये देखिए, अगर B ये है, ये अगर ये है, तो F इनवर्स B क्या आएगा, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। तो B आपने 2 3 5 7, 2 3 5 7, अब देखिए कि 2 जो है वो कहां से आया, 2 का तो कुछ भी नहीं है, 3 का कुछ भी नहीं है, 5 का कुछ भी नहीं है, 7 का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब एम्प्टी सेट है, नल सेट है, कहा खेल खत्म। सो दिस इज व्हाट F इनवर्स B, इसका कोई भी इनवर्स नहीं है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो या इस तरह से 5 लिख सकते हो। नंबर 3 देखो, अगर मैं B को लिख दूं 0 1 4, तो आपको निकालना है F इनवर्स B, F इनवर्स B निकालना है 0 1 4, B इज इक्वल टू 0 1 4, मतलब हम किसका स्क्वायर करेंगे तो 0 मिलेगा, हम 0 का ही स्क्वायर करेंगे तो 0 मिलेगा, हम -1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, और हम -2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। तो क्या आ गए, ये लिखोगे 0 -1 1 -2 2, क्या लिखा था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, मतलब ये पूरा का पूरा 0 -1 1 0 -2, तो ये क्या है, ये और कुछ नहीं, ये वाला सेट है, यही वाला सेट है। तो आप इसको और बोल सकते हो सर ये कुछ नहीं, पूरा आप सेट की बात कर रहे हो, तो ये और कुछ नहीं, ये पूरा का पूरा X सेट है, पूरा का पूरा X सेट है। तो आई होप ये चीज आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इनवर्स इमेज, इसी तरह से आप जनरलाइजेशन वगैरह सब चीज भी कर सकते हो, कॉम्पोजिशन भी मैंने आपको बता ही दिया है। इनवर्स इमेज ये चीज भी आपको करा ही दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ ये सब चीज आपने सीख ही लिया है, ठीक है। सब कुछ आपका हो चुका है समाप्त। तो आपके बेसिक सेट थ्योरीज जो हैं वो हो गए हैं पूरी तरह से समाप्त। अगले वाले लेक्चर में हम लोग मेन कोर रियल एनालिसिस से फाइनली एंटर करेंगे, काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सेट्स को काउंट करना सीखेंगे, सुप्रीमम, इनफीमम, बाउंडेडनेस ऑफ अ सेट, सीक्वेंसेस, अब यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको बेसिक्स और फंडामेंटल्स नहीं चाहिए था तो स्टार्टिंग के आप लेक्चर्स छोड़ दीजिए और नेक्स्ट वाले लेक्चर से आप ट्रैक को पकड़ लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।